दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची से जिसका नाम एन है, जो अपने कमरे को लॉक करके दुआएं कर रही होती है, जो कि काफ़ी डरी हुई भी होती है। बाहर एन की मॉम जो कि दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन एन दरवाज़ा नहीं खोलती है। एन की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपना सर दरवाजे पर मारने लगती है। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि एन अपनी मॉम से ही खौफज़दा थी। अब यहाँ से सीन कुछ सालों आगे चला जाता है, जहाँ अब एन बड़ी हो गई है और वो एक सिस्टर बन गई है जिसे नन भी कहा जाता है। वो एक डॉक्टर के पास बैठी होती है जो कि साइकोलॉजिस्ट होती है, जो कि उसकी काउंसलिंग कर रही होती है। एन उस डॉक्टर को बताती है कि उसकी मॉम एक बहुत अच्छी औरत थी। वो उसके पास आती थी, उसके बाल कॉम्ब करती थी, मगर अचानक उन्हें कुछ हो जाता था। वो एक गाना गाने लगती थी जिससे मुझे तकलीफ होती थी, और साथ ही उनकी आवाज़ भी बदल जाती थी। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करती थी, कोई चीज़ थी जो कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती थी, क्योंकि वो पॉजेस थी, उनके ऊपर शैतान ने कब्जा किया हुआ था। और फिर दिखाया जाता है 1835 में एक्सॉर्सिज्म सिखाने के लिए एक स्कूल बनाया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि काले जादू के शिकार और पोजेस्ड लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, जिनका इलाज इस स्कूल में करने का फैसला लिया गया, जिनकी देखभाल यहाँ सिस्टर्स और नन्स करेंगी, लेकिन वो एग्जॉर्सिज्म से दूर रहेंगी, क्योंकि ये काम फादर्स का होता है और उन्हीं को सिखाया जाता है। यहाँ हम एन को देखते हैं, जो कि पहले एक बड़े चर्च में रहती थी, लेकिन अब वो भी इस स्कूल में आ गई है। हालांकि वो एक नन है, एग्जॉर्सिज्म से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे एग्जॉर्सिज्म में दिलचस्पी होती है। अब यहाँ हमें वही डॉक्टर नज़र आती है जिसके साथ एन शुरू में बातें कर रही थी। वो यहाँ स्टूडेंट्स को बताती है एग्जॉर्सिज्म के बारे में, काले जादू के तोड़ के बारे में, और वो उन्हें बताती है कि यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनका पहले साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होता है, उसके बाद ही उन्हें एग्जॉर्सिज्म के लिए सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ बहुत से पेशेंट होते हैं जिनमें से कुछ का ख्याल एन रख रही होती है। कुछ वक्त पहले यहाँ एक नई पेशेंट आई थी जिसका नाम नेटले था। नेटले एक 10 साल की बच्ची थी। एन उससे बातें करती है, हंसी मजाक करती है, जिससे नेटले बहुत खुश हो जाती है और वो एन को बहुत पसंद भी करती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एन अपने बचपन की तल्ख यादों को याद कर रही होती है, तो अचानक उसे किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट डे एन वार्ड के अंदर घूम रही होती है, तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो ये सोच ही रही होती है कि अचानक से नेटले उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड भी हो जाती है। वो शॉक्ड इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि नेटले बाहर कैसे आ गई, क्योंकि सारे पेशेंट तो कमरे में लॉक्ड होते हैं। खैर, वो नेटले से थोड़ी बहुत बात करके उसे वापस रूम में ले जाती है। अगले सीन में एन कॉरिडोर से होती हुई कहीं जा रही होती है, तो उसे आवाज़ें दोबारा से सुनाई देती हैं। वो परेशान हो जाती है कि ये आवाज़ें दोबारा से कहाँ से आ रही हैं, और वो सोचने लगती है और वो इन आवाज़ों को पहचानने लगती है। तभी वो इन आवाज़ों का पीछा करती हुई एक क्लासरूम के बाहर जाती है, जहाँ देखती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो कि फादर्स होते हैं, और वो एग्जॉर्सिज्म के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। एन भी चुपके से जाके उस क्लास में बैठ जाती है, क्योंकि उसे शुरू से ही एग्जॉर्सिज्म में दिलचस्पी थी। यहाँ फादर ने एन को देख लिया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए इस लड़की के बारे में बताते हैं कि ये लड़की पोजेस थी और इस पर एग्जॉर्सिज्म ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई, क्योंकि शैतान का बहुत गहरा कब्जा था इसके ऊपर। यहाँ फादर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जब हम किसी पोजेस्ड के सामने जाते हैं तो एक जंग जैसा माहौल होता है, क्योंकि शैतान अपने सारे हरबे आजमाता है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे में हमें गॉड के अल्फाज नहीं भूलने चाहिए और हमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए हमें एग्जॉर्सिज्म करते रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में एग्जॉर्सिज्म काम नहीं करता और विक्टिम मारा जाता है। अब यहाँ अगले सीन में हम एन को देखते हैं, जो कि उस लड़की की केस रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें वो भी कुछ आवाज़ों के बारे में बात करती है। यहाँ एन अपने फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वो डॉक्टर पीटर को बताती है कि जब मेरी मॉम पोजेस्ड होती थी तो उन्हें भी आवाज़ें सुनाई देती थी, जो उन्हें कहती थी कि हम तुम्हें नहीं, हम तुम्हारी बेटी को चाहते हैं, जो कि गॉड की तरफ से चुनी हुई सोल्जर है, जो कि हमारे अगेंस्ट लड़ाई करेगी।
एन यहाँ लाइब्रेरियन नन के पास आती है, जिसे वो कहती है कि वो बाकी पेशेंट्स की भी रिपोर्ट्स देखना चाहती है। तो नन उसे कहती है कि जो रिपोर्ट तुमने देखी है वही रिपोर्ट बाहर है, बाकी की रिपोर्ट्स क्लासिफाइड हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकती, क्योंकि ये रिपोर्ट्स वही लोग देख सकते हैं जो कि एग्जॉर्सिज्म सीखते हैं या एग्जॉर्सिज्म करते हैं। अगले ही सीन में हम हेड नन को देखते हैं, जो कि एन को वार्न करती है कि आइंदा वो एग्जॉर्सिज्म वाली क्लास में नहीं जाएगी। जिस पर एन कहती है कि वो सीखना चाहती है और फीमेल भी ये कर सकती हैं, लेकिन हेड नन ने साफ मना कर दिया और एन इस बात को मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फादर हेड नन से कहते हैं कि वो सीखना चाहती है, लेकिन हेड नन कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। अगले सीन में एन एक पेशेंट की देखभाल कर रही होती है। वो पेशेंट अचानक से उसकी मॉम वाला सॉन्ग गाने लगता है, जिसे सुनकर एन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो उससे पूछती है कि उसने ये गाना कहाँ से सुना। इतने में वो पेशेंट उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने बहुत मुश्किल से बचाव करती है। अब ये सब देखकर फादर कॉइन, हेड नन और मॉन्सिग्नोर आपस में बात करते हैं, जहां मॉन्सिग्नोर ये कहते हैं कि एन की प्रेजेंस से ही ये पोजीशन हुआ है, मतलब बात कुछ बड़ी है। जिस पर हेड नन कहती हैं कि हम एन को वापस बड़े चर्च भेज देते हैं, लेकिन फादर कॉइन कहते हैं कि जगह बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एवल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो यहीं रहे और एग्जॉर्सिज्म सीखे। जिस पर हेड नन कहती है कि ये सालों की रिवायत के खिलाफ है, यहाँ कभी किसी सिस्टर या नन ने एग्जॉर्सिज्म नहीं सीखा। जिस पर फादर कॉइन उन्हें बताते हैं कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो इतना सीख ले कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। फादर ने कहा एन को दिलचस्पी भी है और उन्होंने फील किया है कि एन का पर्सनल कनेक्शन भी है। जिस पर नन कहती हैं कि गॉड से हम सभी का पर्सनल कनेक्शन है। जिस पर फादर कहते हैं कि मैं गॉड की नहीं, डेविल की बात कर रहा हूँ। अब एन यहाँ एग्जॉर्सिज्म की क्लास को अटेंड करने के लिए क्लास में एंटर होती है, तो सभी फादर नाखुश नज़र आते हैं, सिवाय एक फादर के, जो कि एन का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। अब क्लास के बाद फादर कॉइन सभी स्टूडेंट्स को रियल एग्जॉर्सिज्म की झलक दिखाने के लिए सेकंड फ्लोर पर ले जाते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंजरस पोजीशन वाले लोगों को रखा जाता है। और यहाँ पर रखा गया था नेटली को, जिसका पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ख़तरनाक हो गया था। अब यहाँ फादर कॉइन दो छोटे फादर्स जो कि स्टूडेंट हैं उन्हें एक्सॉर्सिज्म के लिए चूज़ करते हैं। फादर उन्हें बताते हैं कि जिसका एक्सॉर्सिज्म करने तुम जा रहे हो वो एक बहुत ख़तरनाक शैतान है। वो तुम्हारे सारे राज जानता है, तुम्हारे सारे गुनाह जानता है, जिसकी वजह से वो तुम्हें शर्मिंदा करना चाहेगा, जिसकी वजह से वो तुम्हारी रूह को तोड़ना चाहेगा। तो तुम लोगों ने बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब दोनों फादर रूम के अंदर जाते हैं और जाते ही अपने जादुई अल्फाज कहना शुरू करते हैं, जिसका नेटले पर कोई असर नहीं होता, बल्कि अब वो उन दोनों फादर्स को हॉन्ट करने लगती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग खौफजदा हो जाते हैं। अब इस रूम के शीशे ऐसे थे जहाँ से अंदर वाला बाहर नहीं देख सकता था, लेकिन बाहर वाला अंदर सब देख सकता था। एन बाहर खड़ी ये सब देख रही होती है, तभी नेटले एन को देखती हुई खिड़की के पास आती है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वो शैतान के कब्जे में थी। अब वो शीशे के पास आकर एन को डराने लगती है, जैसे कि वो अपने हाथ अपने मुंह पे रखती है और चिल्लाने लगती है और उसके हाथों में से अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं। फिर वो शैतान एन से कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर आने दो, यानी कि मुझे तुम्हें पोजेस्ट करने दो। फिर फादर कॉइन कमरे में जाते हैं, क्योंकि बात अब बस से बाहर हो चुकी थी, लेकिन पोजेस्ड नेटले उन पर भी हमला कर देती है। तब एन कमरे में आती है और नेटले से बात करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि खुद को संभालो और होश में आने की कोशिश करो, और नेटले उसकी बात सुन लेती है। तभी शैतान नेटले पर दोबारा से हमला कर देता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके बाल मुंह के अंदर खींचने लगता है। दोनों छोटे फादर्स नेटले के पास जाते हैं और उसके बालों को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और फिर सडनली उसके मुंह से एक अजीब सा हाथ बाहर आता है जो कि शैतान का होता है। उसके बाद नेटले होश में आ जाती है। अब यहाँ दोनों छोटे फादर्स और एन आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं और इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई होती है। अब यहाँ एक फादर एन की तारीफ़ करते हुए कहता है कि एन का तरीका काम कर गया, क्योंकि नेटले कहीं ना कहीं अंदर मौजूद थी जिसने एन की बात को सुन लिया।
अब यहाँ वो फादर अपनी बहन का ज़िक्र करता है। वो बताता है कि मेरी बहन की शादी हुई थी और वो प्रेग्नेंट हुई थी और किसी वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया था, जिसमें कहीं न कहीं मेरी बहन की भी गलती है। अब वो ये सदमे में हमेशा रहती है, वो इस गिल्ट में हमेशा रहती है और मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब एन को एक सपना आता है जिसमें उसकी मॉम उसे हॉन्ट करती है, जिसकी वजह से एन भी बहुत घबरा जाती है। इसके बाद वो नेटली के पास जाती है और उससे पूछती है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जिस पर नेटले उसे बताती है कि रात उसने बहुत बुरा सपना देखा, जिसमें मैंने एक जगह देखी जहाँ बहुत सारे लोग थे। वो सभी लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। साथ ही मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लोग मुझे डरावनी चीज़ें दिखा रहे थे और मुझे वैसा करने को कह रहे थे जैसा कि वो चाहते हैं। और वो कहती है, एन मैंने वहाँ तुम्हें भी देखा, तुम भी चिल्ला रही थी। जिसे सुनकर एन बहुत परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर एन अपने नोट्स तैयार कर रही होती है कि ऐसे पोजीशन में लोग क्या फेस करते हैं और उन्हें क्या फील होता है। और अपने फ्रेंड फादर की वजह से वो क्लासिफाइड फाइल्स भी देख लेती है जिसे लाइब्रेरियन नन ने देखने से मना किया था। और यहाँ उसे पता चलता है कि बहुत से लोग सीरियस हो जाते हैं जिन्हें वेटिकन भेज दिया जाता है और वहाँ पर भी इनका इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि नेटली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसे भी वेटिकन भेजा जाना था बहुत जल्द। अब यहाँ उसे एक सिंगल लेडी का पता चलता है जो कि एग्जॉर्सिज्म में बच गई थी। वो बताती है, मैं बच तो गई हूँ लेकिन मैंने अपने साथ बहुत गलत किया, यहाँ तक कि उसने अपना चेहरा तक बिगाड़ दिया था और ऐसा करने पर उसे एक आवाज़ ने मजबूर किया था जो उसे रिग्रेट और शर्मिंदगी फील कराती थी और अभी भी वो गिल्ट में ही जी रही है। अब यहाँ पर एन डॉक्टर पीटर्स के पास होती है, जहाँ पर हम एन का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर एन की मॉम एन पर अटैक करती है और फिर एन की मॉम बच नहीं पाती, उन्होंने अपनी ही जान ले ली। अब यहाँ पर एन फादर कॉइन के पास आती है और उन्हें बताती है कि पोजेशन के वक्त शैतान इंसान के अंदर के गुनाहों और गिल्ट का इस्तेमाल करता है और उसे इतना शर्मिंदा कर देता है कि वो टूट जाता है और तब वो इंसान के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेता है और इस तरह वो जीत जाता है और पोजेस्ड हुए लोगों को हम कहीं पर भी भेज दें, उसकी डेथ ही होनी है। इसीलिए हमें एग्जॉर्सिज्म के दौरान पेशेंट को अंदर से मजबूत करना होगा कि वो अपने शेम और गिल्ट की वजह से अंदर से ना टूटें, तभी एग्जॉर्सिज्म कामयाब हो सकेगा। और यहाँ फादर कोइन को एन की बातें समझ नहीं आती। वो ये सोचते हैं कि एक 10 साल की बच्ची को क्या ही गिल्ट और शेम होगा, वो तो मन के साफ होते हैं। तो इसके ऊपर डेविल ने कैसे कब्जा कर लिया, और इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। लेकिन इसका रीज़न बहुत बड़ा है जो हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब यहाँ पर एन की बातें उसके फ्रेंड फादर ने सुन ली थी और वो एन से कहता है कि मेरी बहन जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो पोजेस्ड हो चुकी है और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जिस पर एन मान जाती है। अब वो दोनों उसके घर जाते हैं उसकी बहन से मिलने। अब एन उसकी बहन से बात करने लगती है और उसका फ्रेंड फादर एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देता है। उसकी बहन शदीद गिल्ट और शेम में मुब्तला होती है। एन उससे बात करती है और उसे बताती है कि तुम गलत नहीं हो, गॉड की नज़र में तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें किसी किस्म का कोई शेम कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, तुमने कुछ गलत नहीं किया। शैतान उनको सक्सेसफुल होता देखकर अटैक भी करता है, लेकिन तब तक फादर की बहन अपने बारे में बुरा सोचना छोड़ देती है और वो ठीक हो जाती है। अब यहाँ एन फादर को अपने बारे में बताती है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी और मुझे एक बहुत अमीर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन 15 साल की उम्र में आते आते मुझे नशे की लत लग गई थी। इसकी वजह से मुझे याद नहीं ठीक से मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और उस वजह से मुझे उस फैमिली ने अपने घर से निकाल दिया था। फिर मुझे सहारा दिया नन्स और सिस्टर्स ने। वहाँ मेरी एक बेटी पैदा हुई जिसे मैं पालना नहीं चाहती थी। फिर मैंने दुखी मन से अपनी बेटी को छोड़ दिया था और उन्हीं नन्स के हवाले कर दिया था। उसके बाद मैंने भी फैसला किया कि मैं भी इन्हीं की तरह नन और सिस्टर बनूंगी और लोगों की खिदमत करूंगी। और अपनी बेटी को छोड़ते वक्त मैंने उसके पास एक लॉकेट छोड़ा था जिस पर क्रॉस बना हुआ था, जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था। और उस दिन से मैं दुआएं मांग रही हूँ कि गॉड मेरे किए के लिए मुझे माफ़ कर दे। जिस पर फादर कहते हैं कि मुझे लगता है गॉड तुम्हें माफ़ कर चुके हैं
क्योंकि इसकी झलक मैंने कई बार तुम्हारे अंदर देखी है। इसके बाद एन जब अपने कमरे में आती है तो वो अपनी मॉम को याद करती है। फिर उसकी आंख से कुछ धागा नुमा चीज़ बाहर आती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। अगले ही पल हम एन की मॉम की रूह को देखते हैं जो कि वहीं खड़ी होती है। और फिर वहाँ पर हेड नन आती है जो कि एन को सीनियर प्रीस्ट के पास ले जाती है, जहाँ पर एन का फादर दोस्त भी बैठा हुआ था। और वहाँ पता चलता है कि एन की बहन जिस पर इन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था वो मारी जा चुकी है, उसने भी अपनी जान ले ली। यहाँ पर सभी लोग एन और उस फादर पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि आखिर तुमने एग्जॉर्सिज्म किससे पूछ कर किया था। एन को उसकी बहन की मौत का बहुत अफसोस होता है और वो अपने लिए खुद ही सज़ा चुन लेती है। वो कहती है कि मुझे वापस उसी चर्च में भेज दिया जाए जहाँ से मैं आई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये गलती बहुत बड़ी है और नाकाबिले माफ़ी है। एन बड़े चर्च वापस आ जाती है तो वो डॉक्टर पीटर्स जो कि साइकोलॉजिस्ट थी वो उससे मिलने आती है। वो उसे कहती है तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम लोगों की जान बचाना चाहती हो, तुम एक नई राह पर हो, तुम अपनी नाकामियों से नहीं डरो। और वो बताती हैं कि नेटले पर एग्जॉर्सिज्म काम कर गया, अब वो ठीक हो गई है और वो कल अपनी मॉम के साथ घर चली जाएगी। ये सुनकर एन बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन एन से मिलने बड़े चर्च उसका फादर दोस्त आता है। एन उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उस पर फादर उसे बताता है कि नेटले बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसे घर ले जाया जा रहा था, लेकिन वो फिर से पोजेस्ड हो गई और इस बार उसका पोजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसने 3 लोगों की जान भी ले ली जिसमें प्रीस्ट और नन्स शामिल थे। और फिर वो उसे क्रॉस लॉकेट देता है और उसे कहता है कि पोजीशन की हालत में नेटली ने ये मुझे दिया था कि मैं तुम तक पहुंचा दूं। अब उस लॉकेट को देखकर एन समझ जाती है कि ये तो वही लॉकेट है जो मैंने अपनी बेटी को दिया था, यानी नेटले और कोई नहीं, मेरी ही बेटी है। और हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि शैतान को नेटले में कोई शर्मिंदगी गिल्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो नेटले को नहीं, वो नेटले के ज़रिए एन तक पहुँचना चाहता था और उसे नेटले के ज़रिए तोड़ना और कमज़ोर करना चाहता था। ये जानकर वो उस फादर के साथ नेटले को बचाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वो एक बच्ची भी है और उसकी बेटी भी है। वो उसे कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। यहाँ नेटले को एक खुफिया जगह पर लाया जाता है जहाँ उस पर एग्जॉर्सिज्म चल रहा था और ये वही जगह थी जहाँ पर 1835 के दौर में एग्जॉर्सिज्म और जादू टोना किया जाता था। यहाँ फादर के साथ कुछ प्रीस्ट थे जो कि नेटले पर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, जिनका नेटले पर कोई असर नहीं हो रहा था। और इतने में एन भी वहाँ पर आ जाती है और शैतान ये देखकर खुश हो जाता था क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो जाता था, क्योंकि वो चाहता ही यही था। और इतने में शैतान के अंदर सारी ताकतें आ जाती हैं, जिससे वो वहाँ पर खड़े प्रीस्ट पर हमला कर देता है, जिससे सारे के सारे मारे जाते हैं। अब यहाँ एन नेटले के पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शैतान उससे बात करता है और उसे कहता है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया था। वो कहता है तुम छुपाओ नहीं, सबको बताओ। और यहाँ हमें पता चलता है कि एन की मॉम ने अपनी जान क्यों ली थी। वो इसलिए ताकि वो शैतान से अपनी बेटी को बचा सके। दरअसल उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी थी। जैसा कि हमें बताया गया था कि एन ख़ास है और उसने भी अपनी बेटी को इसीलिए छोड़ा ताकि वो महफूज रह सके, क्योंकि वो जानती थी कि ये आवाज़ यानी कि ये शैतान उसके पूरे ख़ानदान का पीछा करेगा। वो शैतान उसके पीछे पड़ा ही रहा और आखिरकार आज उसके रूबरू आ ही गया। और आज एन भी अपनी मॉम की तरह अपनी बेटी की जान ही बचाना चाहती थी और वो उस शैतान को अपने अंदर आने की दावत दे ही देती है और अगले ही पल वो उसको पोजेस्ट कर लेता है। अब एन पोजेस्ट थी और फादर नेटले की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है कि सारे ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और फिर वो उसे छोटी सी जगह से बाहर निकालकर छुपने का कहता है। और यहाँ पर एन, जिसे कोई होश नहीं था क्योंकि वो पोजेस्ट थी, वो अपनी ही बेटी को मारने के लिए आ रही होती है। फादर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। वो नेटले तक पहुंच जाती है और उसे पकड़कर एक तालाब में डुबोने की कोशिश कर रही होती है। ये कोई आम तालाब नहीं होता है, ये हॉली वाटर होता है। अब यहाँ एन पूरी तरह से पोजेस्ड है और फादर बंद है, तो नेटले को कौन बचाने आएगा। तो यहाँ पर नेटले को बचाने के लिए आती है उसकी नानी, यानी कि एन की मॉम, जो कि हमेशा से एन के साथ ही थी।
यहाँ पर एन थोड़ा थोड़ा पोजीशन से बाहर आने की कोशिश करती है। उसे अपनी फैमिली के साथ गुजारे हुए अच्छे पल याद आने लगते हैं। साथ ही उन लोगों की भी याद आती है जिन लोगों ने एन को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। और वो अब इन सब पॉजिटिव यादों से हिम्मत लेकर शैतान से लड़ने की कोशिश करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस को अपने माथे पर रखने की कोशिश करती है और वो उस तालाब में चली जाती है जो कि हॉली वाटर है। और इस हॉली वाटर में जाने से उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। अब वो पाक साफ हो जाती है, जिसकी वजह से शैतान उसे छोड़ देता है। अब अगले ही सीन में हम एन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिससे मिलने नेटले आती है। लेकिन एन ने नेटले को यह नहीं बताया कि वो उसकी मॉम है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि नेटले अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। नेटले उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर वो अपनी मॉम के साथ यहाँ से चली जाती है। अब एन वापस से एक्सॉर्सिज्म के स्कूल में आ जाती है। यहाँ सब लोग एन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे उसने नेटले की जान बचाई अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और उसने शैतान को हरा दिया। और सीनियर प्रीस्ट कहते हैं अब तुम भी एक्सॉर्सिज्म सीखोगी और लोगों के काम आओगी, और पहली बार ये रिकॉर्ड बनाओगी कि औरत भी एक्सॉर्सिज्म सीख के लोगों की जान बचा सकती है। जिसे सुनकर एन बहुत खुश हो जाती है। फादर कॉइन एन के पास आते हैं और वो उसे कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ क्योंकि तुम शैतान को जान चुकी हो और शैतान भी तुम्हें जान चुका है, और अगली बार चाल वो किसी और अंदाज में चलेगा। फादर कॉइन की बात सुनकर और उस पर अमल का बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वो टैक्सी में जा रही होती है तो वहाँ पर वो एक पोजेस्ड औरत को देखती है। वो उसे देखती चली जाती है और फिर उसकी गाड़ी का जो ड्राइवर था कुछ ही देर में वो भी पोजेस्ड हो जाता है और अचानक उसकी बैक सीट पर आकर उसके साथ बैठ जाता है। असल में ये भी शैतान के साथी थे जिसे शैतान ने भेजा था जहन्नुम से एन को रोकने के लिए। यहाँ एन भी अपने बैग से क्रॉस निकालती है अपने बचाव के लिए, उन पोजेस्ड लोगों से बचने के लिए। लेकिन तभी अचानक वो पोजेस्ड लोग उस पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्रे फॉर द डेवल मूवी की कहानी, और मेरे ख्याल से ये प्रे दुआ वाला प्रे नहीं है, ये प्रे शिकार वाला प्रे है। और यहाँ पर डेविल की प्रे कोई और नहीं बल्कि एन की मॉम और एन की बेटी यानी नेटले थी, क्योंकि ये तीनों गॉड की तरफ से भेजी हुई सोल्जर्स थी।